नमस्कार, मैं केशव राय। हमारा YouTube पर एक चैनल है साहित्य, संगीत और सिनेमा। उसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार और ललित निबंधकार नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी। आज हम उन्हीं के निवास पर हैं, तो मैं उनका एक छोटा सा परिचय है वो पढ़ देता हूँ। नर्मदा प्रसाद उपाध्याय 30 जनवरी 1952 को नर्मदा तट पर बसे हरदा में जन्म। विगत 45 वर्षों से लेखन में सक्रिय। उनके लेखन के केंद्र में ललित निबंध, भारतीय कला और साहित्य से अंतर्संबंध व जैन दर्शन रहे हैं। अनेक कृतियां का संपादन व अनुवादन कार्य करने के साथ उन्होंने समालोचनाएं भी की हैं। रामायण तथा गीत गोविंद के कलापक्ष पर उन्होंने प्रख्यात मनीषी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र तथा भारतीय सौंदर्य दृष्टि पर प्रख्यात संस्कृतविद डॉक्टर हर्ष दहेजिया के साथ अनेक कृतियां सृजित की हैं। कला इतिहासकार के रूप में उनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। उनकी 6 संपादित, 3 अनुदित, 14 ललित निबंध संग्रह तथा भारतीय कला पर 14 कृतियां प्रकाशित हैं। आज हम उनसे ही बात करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको इनकी जो कला की जो पुस्तकें हैं वो मैं दिखाना चाहता हूँ। हिमालय से हरिद्वार, पार रूप के, जैन चित्रांकन परंपरा, द कलर्स फ्रेगनेंस, गीत गोविंद, पेंटिंग्स ऑफ बुंदेलखंड, मालवा के भित्ति चित्र और राजस्थान की चित्र शैलियाँ, ये ललित निबंध की हैं। परछाई का सच, चिंगारी की विरासत, आस्था और अमृत। वैसे आप सर की जो लाइब्रेरी देख रहे हैं, अगर आप चारों ओर दिखाएं तो हजारों पुस्तकें हैं। पूरा विश्व का साहित्य भरा है यहाँ पर है। तो इस तरह से वैसे हम रोज ही साहित्य, संस्कृति, इतिहास, कला, शिक्षा, सिनेमा, संगीत पर बात करते हैं, लेकिन आज विषय अलग हैं और नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी अलग ही काम करते हैं और इनको इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पहचाना गया है और इनकी कला का, इनके लेखन को बहुत सम्मान दिया जाता है। तो मैं सर से शुरुआत करता हूं। सर, आप ललित निबंधकार भी हैं और भारतीय कला दर्शन व लघु चित्रों के समीक्षक भी हैं। इन दोनों विधाओं को एक साथ जोड़कर आप कैसे देखते हैं? वास्तव में ये दोनों विधाएं ऊपर से सतह के ऊपर अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन अंदर, सतह के अंदर ये दोनों एक दूसरे से संबद्ध हैं। साहित्य की कोई पहचान जो है वो बिना कला के नहीं होती और कला की कोई पहचान साहित्य के बिना नहीं है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा और बहुत हिंदी में विद्वान लोग इसके बारे में बहुत कम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ मध्यकाल में जितने भी लघुचित्र बने वो सारे के सारे लघुचित्र जो हैं हमारे काव्य के आधार पर बने हैं। जो हमारा, वो चाहे वाल्मीकि रामायण हो, महाभारत हो, उसके बाद आपके रामचरितमानस हो, सूर के पद हो, केशव की कवि प्रिया हो, रसिक प्रिया हो, बिहारी सतसई के दोहे हों, मतिराम का रसराज हो और इनके जैसी पुहकर की रसबेली हो। इन तमाम काव्य की पंक्तियों के आधार पर, दोहों के आधार पर, श्लोकों के आधार पर, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल के आधार पर, इन सब ग्रंथों के आधार पर जो साहित्य के ग्रंथ हैं और जिनमें से कई ग्रंथों को धार्मिक ग्रंथ भी मान लिया गया है, इन ग्रंथों के आधार पर हमारे महान कलाकारों ने चित्र बनाए हैं। तो साहित्य और कला वास्तव में इन दोनों एक दूसरे से संबद्ध ऐसे अनुशासन हैं जिनमें ऐक्य है। और सौभाग्य से मुझे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जैसे मनीषियों का संबंध
संपर्क करने का, उनका सानिध्य का लाभ मिला, जिसके कारण एक अंतर अनुशासिक दृष्टि मेरी विकसित हुई। एक साहित्यकार को यदि वो केवल एक ही विधा में काम करे, चाहे कहानी लिखे या कविता ही लिखे, तो उसका क्षेत्र बड़ा सीमित हो जाता है। लेकिन यदि वह अपने क्षेत्र को बढ़ाए, उसकी दृष्टि को विकसित करे और नया आयाम दे, तो फिर उसको कई चीज़ों से एकात्म होना पड़ेगा। एक साहित्यकार यदि है, मैं निबंध लिखता हूँ, लेकिन ललित निबंध के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें कला भी आती है, कहानी भी आती है, संस्मरण भी आता है, गल्प भी आता है, बहुत सारी साहित्य की विधाएं अलग अलग जो हैं वो आती हैं। तो मुझको सब चीज़ों से एकात्म होना पड़ेगा। कभी मुझको कविता से एकात्म होना पड़ता है, कभी मुझे चित्र से एकात्म होना पड़ता है, कभी मूर्ति से, कभी स्थापत्य से, कभी और भी दूसरे जितने भी, चाहे विज्ञान के या साहित्य के अनुशासन हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि साहित्य और कला वास्तव में एक दूसरे पर अंतर अवलंबित हैं। विधागत रूप से उनके अंदर भेद भले दिखाई पड़े, लेकिन उनका उत्स, उनका स्रोत जो है वो एक ही है। सर, मैंने देखा है कि युवा पीढ़ी तो साहित्यकार से या लेखकों से प्रभावित होती है, लेकिन आपके बारे में देश भर के कई बड़े बड़े साहित्यकारों, लेखकों से जब बातचीत होती है, तो जब नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का नाम आता है तो सर्वसम्मति से बहुत सम्मानजनक तरीके से आपके बारे में बात करते हैं। जैसे पुष्पा भारती जी आपकी फ़ैन है, इसी तरह से। तो ये जो विधा है, ये आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसी विधा में आने की क्या वजह थी? देखिए, ललित निबंध जो है वो, ये विधा कोई चुन करके ली गई विधा नहीं है। अब आपने पुष्पा जी का नाम लिया, मैं बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ भारती जी को स्मरण करता हूँ। अपनी युवावस्था के समय मैंने देखा है कि भारती जी धर्मयुग जैसे इतने बड़े पत्रिका के संपादक थे, लेकिन यदि कोई युवा लेखक उनके पास अपनी रचना भेजता था तो उसको वो देखते थे और उसमें ये देखते थे कि भाई इसमें कहीं कुछ क्या सुधार किया जा सकता है ताकि इसका प्रकाशन हो सके, और अपने सुझावों के साथ वो रचना जो है वापस लौटाते थे। फिर वो रचना सुधार के जब वो नवयुवक लेखक भेजता था, तब भारती जी जो है उसका प्रकाशन करते थे। ऐसे प्रेरणा पुरुष आज कितने हैं। तो ये जो ललित निबंध है, ये विधा कोई ऐसी चुनी हुई विधा नहीं है। ऐसे ही प्रेरणा पुरुषों के की प्रेरणा के कारण, चाहे डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, विवेकी राय हों, कुबेरनाथ राय हों, डॉक्टर रघुवीर सिंह हों, या आपके डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हों, ये सारे के सारे नाम जो मैं आपको ले रहा हूँ, ये अंतर अनुशासिक लोग थे। साहित्य और कला, इन सब से जुड़े हुए लोग थे, इतिहास से जुड़े हुए लोग थे, शिल्प से, स्थापत्य से, लोक से। और इसलिए जो है ललित निबंध कोई एक विधा नहीं है, वास्तव में वो एक तरह से स्पिरिट है। वो हमारे आसपास के समूचे परिदृश्य को, जहाँ एक और उसके लालित्य से को समेटना चाहती है, वहीं दूसरी ओर उस विधा का उद्देश्य ये रहता है कि हमारी सांस्कृतिक यात्रा के जो उत्कृष्ट मूल्य हैं, हमारी सांस्कृतिक यात्रा की जो विमल धरोहर है, कम से कम उसे हम हमारे सामने जो नई पीढ़ी है उसके समक्ष उसको रख सकें। इसलिए ललित निबंध की विधा भले सीमित कर दी जाए, लेकिन जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि ये तो एक गप्प है, इसका चाहे जितना विस्तार हो सकता है। उसमें संस्मरण भी आ जाएगा, उसमें यात्रा वृत्तांत भी आ जाएगा, उसमें कविता भी आ जाएगी, और उसके अंदर आलेख भी आ जाएगा, साहित्य कहानी भी आ जाएगी। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं वो उसमें समाहित हो सकती हैं। ललित का मतलब कोई भाषा के शब्दों का लालित्य नहीं है। भाषा के शब्दों का लालित्य जो है वो तो कहीं आपकी चेतना को, संवेदना को कुंद करता है। लालित्य मतलब मनुष्यता ललित कैसे हो सके, मनुष्यता का परिष्कार कैसे हो सके, उसकी यात्रा जो है वो विमल पथों के ऊपर आगे कैसे अग्रसर हो सके, देश के, राष्ट्र के मूल्य जो हैं वो किस तरह से संरक्षित हो सकें, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ललित निबंध का उद्देश्य होती हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग हों, या विद्यानिवास जी जैसे लोग हों, कुबेर जी जैसे लोग हों, उन्होंने इस महान यात्रा को बहुत आगे बढ़ाया है।
इसलिए इन सब से प्रेरित होकर इस विधा में लिखना मैंने आरंभ किया। ललित निबंध और उसके आधुनिक परिदृश्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ललित निबंध के बारे में जैसे मैंने आपसे अभी निवेदन किया कि ललित निबंध जो है वो तो एक बड़ी सहज, सरल और ऐसी आत्मीय विधा है जिसमें लोग बाग कम लिखते हैं। उसका कारण ये है कि इसमें लिखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। मैं स्वयं अपनी प्रशंसा या अतिरंजना वाली बात नहीं करता, लेकिन ये अब आप सब देख रहे हैं, ये तमाम कृतियाँ जो हैं ये अलग अलग अनुशासनों की हैं। स्थापत्य भी है, इसमें शिल्प भी है, इसमें संस्कृत काव्य भी है, इसमें समालोचना भी है, इसमें विभिन्न लघु चित्रों के कैटलॉग्स भी हैं और इसमें विदेशी यात्रियों के विवरण भी हैं। सब जितने साहित्य की विधाएं हो सकती हैं उनसे संबंधित साहित्य है। तो इन सब चीज़ों को समेटकर इनसे एकात्म होकर कहीं आप ललित निबंध लिख पाते हैं। ललित निबंध के निबंधकारों के नाम मैंने आपको बताए। ये निबंधकार हैं और मेरी दृष्टि में मनुष्यता को लालित करने का उद्देश्य ही ललित निबंध का उद्देश्य है। भाषा के अंदर लालित्य स्थापित करते हुए और उसकी जादूगरी के माध्यम से किसी प्रकार से जनमानस को या पाठक को आकृष्ट करना, ये ललित निबंध का कभी उद्देश्य नहीं रहा। ललित निबंध का उद्देश्य सीधा सीधा मनुष्य के विकास से है, मनुष्य की यात्रा से है। और ये जो है इसका सबसे पहले उल्लेख और इसकी विवेचना लालित्य तत्व नाम की कृति है, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके बारे में विस्तार से लिखा है। और वो परंपरा जो है वो निरंतर हमारे यहाँ आज तक चली आई है। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे और अष्टभुजा शुक्ल जैसे आज के समकालीन परिदृश्य में ललित निबंधकार हैं, जिन्होंने हमारी पूरी परंपरा के जो मूल्य हैं उनके आधार पर मनुष्य की यात्रा जो है किस प्रकार आगे बढ़ सकती है इसके बारे में बताया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जो हैं उन्होंने बुंदेलखंड के लोक के संबंध में काफ़ी कुछ लिखा है। बुंदेलखंड की जो परंपरा है उसके बारे में लिखा है। दतिया के लघु चित्रों के संबंध में लिखा है। इसी तरीके से अष्टभुजा शुक्ल संस्कृत के अंदर जो काव्य परंपरा है उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो हमारे यहाँ इस तरह के कई निबंधकार हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और निश्चित ही भविष्य में भी होंगे। तो ललित निबंध का समकालीन परिदृश्य जो है मेरी दृष्टि में बहुत ज़्यादा तो अभी समृद्ध नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग इस निबंध को नहीं लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसके लिखने वाले लोग नहीं हैं। आप पुष्पा भारती जी के ही धर्मयुग में जो उनके आलेख हैं वो उनको पढ़िए, वो ललित निबंध ही हैं। वो उन्होंने इतनी सुंदर लालित्यमय शैली में लिखा है उन आलेखों को और अपने संस्मरणों को, या जब कभी वो बोलती हैं या अपने संस्मरण सुनाती हैं तो आपको अनुभव होता है कि जैसे एक निरंतर प्रवाह में हम बहे जा रहे हैं। और वही बात, वही गुण जो है वो एक नैसर्गिक गुण ललित निबंध का होता है। पश्चिम में भी ललित निबंध पर लेकर, पश्चिम में उसको बेल लेटर्स कहा जाता है। पश्चिम के अंदर ललित निबंध की बड़ी सदी बदी और समृद्ध परंपरा रही है। बेकन और हेजलिट जैसे लोग जो हैं उन्होंने बहुत सुंदर वहाँ ललित निबंध लिखे हैं और बेल लेटर्स के नाम से एक स्थापित विधा वहाँ है। आज भी वहाँ की जगह लिखे जा रहे हैं। तो वहाँ की समृद्ध कैसे हुई, क्या कारण है? पाठकों को द्वारा? वहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पाठक वर्ग एक है। वहाँ ऐसा पाठक वर्ग है जिसकी संवेदना जो है वो बड़ी प्रबल है और वो उन कोई भी लिखा हुआ हो उस लिखे हुए को जो है वो ग्रहण करना चाहता है और उसकी एप्रिसिएशन करता है, उसकी आलोचना करता है, उसकी दृष्टि जो है उसके बारे में देखने की अलग होती है। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया का ही उदाहरण आपको दूं, मुझको बुलाया गया था सन 2003-04 में। वहाँ एक निबंध संगोष्ठी थी। रॉबर्ट डिसेक्स वहाँ के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। वो क्या करते हैं, वो प्रतिवर्ष जितनी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैगजीन्स के में किसी विशिष्ट विधा की रचनाएं छपती हैं उनमें से चुनिंदा रचनाओं को चुन करके उसको प्रकाशित करते हैं पुस्तक के रूप में। और वो फिर पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो उसके संबंध में संगोष्ठी होगी, उसके संबंध में विचार विमर्श होगा और अखबारों के अंदर उसकी चर्चा होगी। तो लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ एक दुर्भाग्य की बात क्या है
कि समाज ने, ये कटु बात बोल रहा हूँ, समाज ने साहित्यकार को प्रश्रय देना बंद कर दिया। पहले प्रश्रय साहित्यकार को दिया जाता था। आपने सुना होगा कि तानसेन रीवा महाराज के दरबार में थे, लेकिन जब अकबर ने उनको बुलाया तो वो उसकी डोली खुद अपने कंधे के ऊपर रखकर अपने राज्य के बाहर की सीमा तक छोड़ने के लिए गए थे। तो पहले जो था वो राजा जो उसके संरक्षक हुआ करते थे वो भी साहित्यकार को प्रश्रय देते थे, समाज भी जो है उनकी ग्राह्यता समाज भी करता था। लेकिन आज जो है वो समाज ने भी साहित्यकारों के प्रति अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव लाए हैं, और जिसके कारण साहित्यकार कहीं कहीं अपने आप को अकेला अनुभव करता है। ललित साहित्य लिखने वाला लेखक फिल्मों में उसको स्वीकार किया गया, चाहे भारत हो या पश्चिम में, इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है। साहित्यकार तो जो थे, आप अमृतलाल नागर ने वहाँ काम किया फिल्मों में। अमृतलाल नागर कहने को कथाकार थे, लेकिन आप उनकी यदि कृतियाँ पढ़ें तो वो ललित गद्य है जो उन्होंने, चाहे सूर के ऊपर लिखा हो, या खंजन नयन जो उन्होंने मानस के हंस जो है तुलसी के ऊपर लिखा, या खंजन नयन जो है वो सूर के ऊपर लिखा। वो कहने को उपन्यास है, लेकिन उसका सारा का सारा गद्य तो जो है वो ललित गद्य है, संवेदना में डूबा हुआ। तो वो उन्होंने जो है वो वहाँ लिखा। आप प्रदीप जी जो है वो तो अपने यहाँ बड़नगर के थे, उनके गीत हैं, लेकिन वो सारे के सारे गीत जो है वो संवेदना में डूबे हुए हैं। तो वो आप ललित गद्य भी कह सकते हैं उसको। वो लालित्य यदि कविता के माध्यम से आता है तो वो कवि भी हैं। तो प्रेमचंद ने वहाँ काम किया है। प्रेमचंद ने जो है वो बहुत सुंदर गद्य लिखा, और ललित निबंध जैसे कई निबंध भी उन्होंने लिखे अपने, लेकिन ये टिक नहीं पाए सब फिल्मों में। अब वो उसके कारण दूसरे हैं। फिल्मों में रुकने के कई कारण होते हैं, और वो कारण वो समझौता ना करना। अब कई लोग, अभी जैसे वो लड़के ने आत्महत्या कर ली, अब इतना अच्छा प्रतिभाशाली लड़का हो, लेकिन उसको सुसाइड करना पड़ा। तो वहाँ की एक अपनी अलग वातावरण होता है, कोई उससे समझौता कर लेता है, अब मजबूरी में करता है, शैलेंद्र को करना पड़ा, लेकिन अब वो रहे वहाँ। अच्छा, जैसे आपने बताया ललित निबंध, और इसमें साहित्य में मानव के विकास की बात है, उसकी उन्नति की बात है। तो जब समाज में मानव के लिए इतना प्रेरणादायी ये साहित्य लेखन है, तो हमारे जो भारत के ही अगर अपन दो, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार और एक अपना ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन लेखकों को वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना या उन सम्मानों से सम्मानित किया जाता है कि वहाँ भी पक्षपात नहीं। अब देखिए, इसके संबंध में तो अब आप पढ़ते ही होंगे और आप ज़्यादा जानते हैं। कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि ये पुरस्कार जो है वो पक्षपात पूर्ण रूप से दिए जाते हैं, और कई बार जो है वो किसी को पुरस्कृत करें तो लगता है कि नहीं, ये पात्र था और इसलिए इसको यदि पुरस्कार मिला तो जो है वो ठीक पुरस्कार मिला। तो इस तरह के लेखन से ये जूरी को एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए। देखिए, आजकल का समय, विद्यानिवास जी ये एक बात ये कहते थे कि भाई आप जल्दबाजी में क्यों हो अपने मूल्यांकन के लिए। आपका मूल्यांकन तत्काल हो, इसके लिए आपको इतनी व्यग्रता क्यों है। आपका मूल्यांकन करता है या आपका आलोचक जो है वो आज नहीं है, कल बैठा हुआ है, कल नहीं है परसों है, हो सकता है आपके जीवन के कई वर्षों बाद जो है आपका मूल्यांकन हो, लेखक के जाने के बाद। हाँ, लेखक के जाने के बाद। आदमी को तो आपको लिखना है, उस लिखने का मूल्यांकन तो पढ़ने वाले करेंगे, और वो मूल्यांकन सच अपनी सही कसौटियों के ऊपर कब होगा, इसके बारे में आप थोड़ी भविष्यवाणी कर सकते हो। एक बात और है कि ऐसा कहा जाता है कि जब आज के दौर में तो सीधा सीधा मार्केटिंग का दौर है, चाहे आज का नया उपन्यासकार लेखक है, लिखने के साथ साथ वो अपनी मार्केटिंग भी करता है। अगर हम पीछे जाते हैं तो उस समय के जो लेखक हैं वो मार्केटिंग समझते नहीं थे ज़्यादा, अपने लेखन पे, अपनी प्रतिभा पर करते जाते थे। लेकिन जब उनको मार्केटिंग की समझ आती है कि अरे अच्छा, ये नया लेखक आ गया, इसका कैसे नाम, इतनी प्रतिभा भी नहीं है, इसका लेखन में भी इतनी बात नहीं है, उसके बावजूद ही इतना लोकप्रिय हो गया, इतने पुरस्कार अर्जित कर रहा है, तो उस समय उसको कहीं ना कहीं ऐसा एहसास होता है कि लिखने के साथ साथ मार्केटिंग भी होना ज़रूरी है। अब इस दौर में मान लीजिए 70 साल का है, 75 साल या 60 का जो लेखक है, क्या वो 30 साल में जो उसकी लेखनी में जो धार थी, वो बात थी,
वो उस उम्र में 60-70 साल की उम्र में वो लेखनी रहती है उस तरह की? नहीं, लेखन तो जो है अनुभव से समृद्ध होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जितना अधिक अनुभव होगा उतने आप समृद्ध होगे। लेकिन कई ऐसे अप्रतिम प्रतिभाशाली होते हैं कि जिनको भारतेंदु हरिश्चंद्र 34 वर्ष की उम्र में चले गए, जयशंकर प्रसाद 40 वर्ष की उम्र में चले गए, रांगे राघव चले गए 40 के अंदर अंदर, विवेकानंद जो हैं वो 40 वर्ष की वय के अंदर चले गए। तो जहाँ प्रतिभा होती है वहाँ प्रतिभा को हमेशा उम्र नमन करती है। तो ये समाज में जो बदलाव हो रहा है उस चीज़ को पुराना लेखक धारण करता है, समझता है? हाँ, क्यों नहीं। यदि लेखक है, उसकी संवेदना प्रखर है, चीज़ों को पकड़ने के लिए उसके पास यदि एक दृष्टि और क्षमता है, तो वो उस बात को जो है वो अपनी अभिव्यक्ति के अंदर व्यक्त करेगा। बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी उम्र बहुत अधिक हो गई, लेकिन उन्होंने जो है वो अपने समय के सच को जो जिस कालखंड में जीते थे उस कालखंड को उन्होंने अपने सामने अपने लेखन के माध्यम से जीवंत किया है। आप सर वाणिज्य कर में बड़े अधिकारी रहे हैं और उसके साथ साथ इतना लेखन किया है आपने, तो आज की जो नई पीढ़ी है उनके लिए कुछ संदेश इस तरह का? अब क्योंकि कविताएं तो सब लिख लेते हैं, लेकिन जो आप लेखन कर रहे हैं वो बहुत असंभव वाली बात है। नहीं, तो असंभव तो नहीं, ये सब संभव है। प्रश्न केवल ये है कि आप अपनी अभिरुचि को, अपने संकल्प को या अपनी प्रतिबद्धता को संघर्ष करते हुए भी कितना जीवंत और जीवित रख पाते हैं। ये आपके संस्कार की भी बात होती है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, मतलब एक उदाहरण से स्पष्ट करूं। राधा और कृष्ण का प्रसंग है, तो होली हो रही है। राधा जो है वो होली खेल के लौटी हैं और उनकी सखी जो है वो उनकी आँखों में से अबीर निकाल रही है, अबीर के कण निकाल रही है। तो वो बोलती है, सखी बोले कि ये तुम्हारे जो हैं आँखों के अंदर अबीर के कण तो नहीं कैसे निकलें? तो वो बोलती है, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखन सो कड़ी गयो अबीर पर अहीर तो कढ़े ना है। कि मेरी आँखों से ये है अबीर के कण तो निकल जाएंगे, लेकिन मेरी आँखों में वो जो अहीर का लड़का है वो कैसे निकलेगा? तो वही बात है, आपके मन में यदि कहीं आप साहित्य का या कला के लेखन के संबंध में बीज है, फिर आपका जीवन जो है वो कैसे ही जिए, वो बात आपको निरंतर प्रेरित करती रहेगी कि आप लिखो। इसलिए मैं बहुत व्यस्त रहा, 40 साल की नौकरी रही मेरी और हमेशा बड़े जिम्मेदार पदों के ऊपर काम करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी समय जो है वो मैंने निकाल लिया। समय आदमी निकाल लेता है यदि उसके अंदर कार्य करने की प्रेरणा हो, जिजीविषा हो, इच्छा हो, तो उस इच्छा शक्ति के सामने, जिजीविषा के सामने हर चीज़ पराजित होती है। सर एक मिनट में इन पुस्तकों के बारे में थोड़ा अगर बता देंगे तो? ये मालवा के भित्ति चित्र, ये हाँ, इसमें मालवा के संबंध में पूरे मालवा में जितने भी भित्ति चित्र हैं विभिन्न स्थानों के ऊपर, जैसे आप चाहे देवास है, इंदौर है, उज्जैन है, मंदसौर है, रतलाम है, सीतामऊ है, जावद है, नीमच के पास के छोटे छोटे ठिकाने हैं। अब ये जो सही एक छोटा सा ठिकाना है मनासा के पास, वहाँ की गढ़ी के अंदर ये लघु चित्र मिला है। तो ये इन डॉक्टर रॉबर्ट स्केल्टन एक जो हैं वो बड़े प्रसिद्ध कला शास्त्री हैं और कला इतिहासकार हैं। उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जगदीश मित्तल जी ने प्रेरणा दी, वो बड़े कला इतिहासकार हैं, कि भाई मालवा के लघु चित्रों पे तो काम हुआ है, भित्ति चित्रों पे काम नहीं हुआ। इसलिए ये मालवा अंचल के जितने भी भित्ति चित्र हैं उनके ऊपर काम किया है। इसी तरह ये जो है ये बुंदेलखंड की, मैंने हर्ष दहेजिया जी के साथ काम किया, बुंदेलखंड की जितनी भी लघुचित्र शैलियाँ हैं इसके ऊपर ये काम है। और बुंदेलखंड के लघु ऐतिहासिक भित्ति चित्र है उनके ऊपर भी ये इतना ही लगभग 1200 पृष्ठों का काम है। ये गीत गोविंदम है, जयदेव के द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी में रचा हुआ। सन 1765 का एक गीत गोविंदम मुझे मिला था धूलिया में, महाराष्ट्र में। एक नई शैली है जिसको मैं कान्हेरी शैली कहता हूँ,
और उस शैली में रचे गए गीत गोविंद को, ये मल्लिका साराभाई का प्रकाशन है, मैपिन, उससे प्रकाशित हुई है और अमेरिका से भी हुई है। ये जैन चित्रांकन परंपरा, हमारे यहाँ यदि चित्रांकन की परंपरा संरक्षित रही तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जैन चितेरों को जाता है, जिन्होंने कल्पसूत्र और कालकाचारी कथा जैसी चित्रों जैसे धार्मिक ग्रंथों को चित्रित किया। तो ये पूरी जैन चित्रांकन परंपरा की 500 वर्षों की कहानी है। और इसी तरह से हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत सारी चित्र शैलियाँ छोटे छोटे ठिकानों में, रियासतों में, छोटी रियासतों में पनपी, उनके ऊपर ये काम है। इसी तरह से ये जो है, ये हमारे यहाँ के जो कला इतिहास का दर्शन है, कला दर्शन है, उसके ऊपर बड़ी सुंदर पुस्तक है जिसमें विभिन्न शैलियों के बारे में तो जानकारी दी है। दार्शनिक तत्व जो है हमारी कला का, उसके बारे में विवेचन है, हिमालय से हरिद्वार। और ये पुस्तक जो है ये सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट उज्जैन में, सिंधिया प्राच्य शोध संस्थान में जो लघु चित्र रखे हुए हैं और जो सचित्र ग्रंथ रखे हुए हैं, अपने उज्जैन प्रवास के समय उनका मैंने कैटलॉग किया था, ये वो है। और ये पार रूप की एक पुस्तक है जिसमें बहुत सुंदर विवेचन, बहुत सुंदर शैलियाँ जो हैं हमारी, उनके लघु चित्रों के संबंध में विवरण है। ऐसी मतलब ललित निबंध की कई पुस्तकें हैं। ये नवीनतम पुस्तक है मेरी, परछाई का सच। उज्जैन में कुंभ के अवसर के ऊपर आस्था और अमृत नामक ये निबंध संग्रह है। इसमें ऐसे ही ये चिंगारी का सच, ये एक निबंध संग्रह की नवीनतम पुस्तक है। ये प्रख्यात संस्कृतिविद डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र और राफेल आर्गुलाई जो स्पेन के विचारक थे, उनके बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद के संबंध में जो उस विमर्श का स्पेनिश से अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी से फिर हिंदी में मैंने अनुवाद किया। तो सर बस ये कि आज की जो युवा पीढ़ी है इस साहित्य को पढ़े, और अगर इस युवा साहित्यकारों के लिए कुछ, उनके लिए कुछ उद्देश्य। अब मैं तो खैर अपने आप को इस योग्य अभी मानता नहीं कि मैं कोई संदेश दूं या कोई उपदेश दूं। मैं केवल इतना भर उनसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि यदि उनकी रुचि साहित्य में, इतिहास में, कला के क्षेत्र में है तो वो भले किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन इसके लिए अपनी जिजीविषा के उस बीज को जीवित रखें ताकि उसका अंकुरण उनके सृजन के रूप में हो सके। धन्यवाद सर। आज इसी तरह से हमने ये ज़रूर देखा है कि आज जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो, युवाओं का बड़ा वर्चस्व है, नई पीढ़ी बहुत काम कर रही है, और लेकिन जो हमारे वरिष्ठ और बुद्धिजीवी बड़े नामी साहित्यकार जैसे नर्मदा प्रसाद जी हैं, ऐसे जो इन्होंने साहित्य जो लिखा है, आज कोरोना काल में 4 माह में देश ही नहीं पूरी दुनिया भर में आपके अनुभव को, आपके साहित्य को बार बार पढ़ा जा रहा है। जैसे कि वेबिनार में होता है, सर के पास बिल्कुल समय नहीं है, रोज़ अलग अलग देशों से इनको फ़ोन आते हैं सर को। इस तरह से आज जो कहते हैं ना कि अनुभव, वो ज्ञान का भंडार, तो आज हमको ये ज़रूर कोरोना काल में मालूम पड़ा है कि नई पीढ़ी को इतने व्यस्त नहीं है वो, क्योंकि खजाना ज्ञान का, साहित्य का इन्हीं के पास है। तो आज हमको ये एहसास हुआ है कोरोना काल में कि वाकई जो अनुभव होता है और जो साहित्य का खजाना है वो आप ही के पास है। तो इसी तरह से हम आपको हर दिन हर बार आपको ऐसे बुद्धिजीवी, साहित्यकार, संस्कृति और शिक्षाविद और कला जो अंतर्राष्ट्रीय पे ख्याति प्राप्त हैं, उन्हीं बुद्धिजीवी कलाकारों के साथ आपको बातचीत कराते रहेंगे। धन्यवाद।